अगर आप भी अपनी बाइक या कार की E20 पेट्रोल यानी कि 20% एथिलीन मिला हुआ पेट्रोल डलवाते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद खास है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने देश भर के करोड़ों वाहन मालिकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। उपभोक्ता आयोग ने एक मामले में वाहन मालिक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कार कंपनी को लगभग 20 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। ये फैसला इसलिए चर्चा में है क्योंकि वाहन मालिक का आरोप था कि E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने के बाद उसकी गाड़ी में गंभीर तकनीकी खराबियां आने लगी हैं और कंपनी ने उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। इस फैसले के बाद अब देश भर में E20 पेट्रोल और उससे जुड़ी जिम्मेदारियों पर नई बहस शुरू हो गई है। दरअसल केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बढ़ावा दे रही है। इसका उद्देश्य विदेशों से कच्चे तेल के आयात को कम करना, किसानों की आय बढ़ाना और प्रदूषण में कमी लाना है। इस योजना के तहत E20 पेट्रोल यानी 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिश्रण कई शहरों में उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार का कहना है कि जिन वाहनों को E20 के लिए डिजाइन किया गया है उनमें इसका इस्तेमाल सुरक्षित है। हालांकि पुराने मॉडल या E20 के लिए उपयुक्त न होने वाले वाहनों में निर्माता के निर्देश का पालन करना जरूरी माना जा रहा है। वहीं रायपुर में सामने आए मामले में वाहन मालिक ने दावा किया है कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल के बाद उसकी कार में बार बार इंजन संबंधी दिक्कतें आने लगी। उसने कई बार सर्विस सेंटर और कंपनी से संपर्क किया है लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं मिला है। वाहन मालिक का कहना है कि उससे आर्थिक नुकसान भी हुआ है और मानसिक परेशानी भी झेलनी पड़ी। आखिरकार उसने भोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया है। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आयोग ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला लिया है। इस फैसले ने आयोग में माना गया है कि यदि किसी उपभोक्ता को वाहन की गुणवत्ता, सेवा व वारंटी से जुड़ी समस्या का उचित समाधान नहीं मिलता है तो उसे न्याय पाने का पूरा अधिकार है। आयोग ने कंपनी को मुआवजा देने और अन्य राहत देने का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं तेजी से सामने आने लगी हैं। कई लोगों ने इसे उपभोक्ताओं की बड़ी जीत बताया है जबकि कुछ लोगों ने कहा है कि हर मामले में तथ्य अलग होते हैं और किसी एक फैसले के आधार पर वाहनों या सभी कंपनियों के बारे में एक जैसी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। एक बार फिर से धर्म और आस्था से जुड़ा एक बयान देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। एक मौलाना के कथित बयान को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। दावा किया जा रहा है कि मौलाना जजीश ने कहा है कि श्री कृष्ण मुस्लिम थे और नमाज पढ़ते थे। इस बयान के सामने आने के बाद कई संत, महात्माओं और हिंदू संगठनों ने कड़ी नाराजगी जताई है। जी हाँ, हाल ही में सोशल मीडिया पर मौलाना रजीश का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ जिसमें उनसे जुड़े बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। वायरल दावे के अनुसार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में ऐसी टिप्पणी की है जिस पर लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। वीडियो वायरल होते ही ये मुद्दा सोशल मीडिया से निकलकर राजनीति और धार्मिक बहस का विषय बन गया। इस बयान के बाद संतों और धार्मिक संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई। मौलाना जरगिस अंसारी के ऊपर जो है राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए और उसको फांसी होनी चाहिए, नहीं तो हम संत समाज को आगे आना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या धाम से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य मैं घोषणा करता हूं कि मौलाना जरगिस अंसारी को जो जूता मारेगा प्रत्येक जूता पर 1 करोड़ रुपए दूंगा। जितने जूते मारो उतने करोड़ रुपए हमसे ले जाओ। भगवान जो कहे वो भोगेगा ना, कुछ नहीं। मुसलमान कुछ भी कर सकता है, भगवान राम, हनुमान जी किसी को भी कुछ कर सकता है। जब उसको भगवान को ही देखने नहीं चाह रहा है, वो भगवान नहीं, वो मुसलमान है। मुसलमान है इसीलिए वो कह रहा है। मुसलमान क्यों कह रहा है? ये विपक्ष का साजिश है। विपक्ष ने सिखा दिया होगा ऐसे कहो। आपने से क्या कहेगा? मौलाना का औकात है बोलने का, उसकी हैसियत है अयोध्या में बोलने का। भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बना हुआ है, क्या मस्जिद बना हुआ है? कभी मस्जिद था? अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बना। एक पूरे देश में संदेश गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाया हुआ। ये मौलाना का नहीं, ये विपक्ष का साजिश है, किसी का नहीं। ये विपक्ष का काम है, सपा और बसपा और कांग्रेस का ये कूटनीति है। ये जो है मौलाना कहना, ये कहना, विपक्ष को आरोप लगाना, देश के प्रधानमंत्री को आमा बोलना, मुख्यमंत्री को आमा बोलना, ये विपक्ष का साजिश। भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से सिंधु जल संधि को लेकर तनाव बढ़ गया है। भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित रखने के फैसले के बाद अब पाकिस्तान इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र तक ले गया है। पाकिस्तान के योजना मंत्री एहसन इकबाल ने संयुक्त राष्ट्र के एक कार्यक्रम में कहा है कि भारत के इस कदम से पाकिस्तान के लगभग 24 करोड़ लोगों की जल सुरक्षा और आजीविका खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस मामले में ध्यान देने और संधियों का सम्मान करने की अपील की है। एहसन इकबाल ने अपने संबोधन में कहा है कि सिंधु जल संधि पिछले 6 दशकों से दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे का आधार रही है। उनके अनुसार यदि ये व्यवस्था प्रभावित होती है तो पाकिस्तान के किसानों पीने के पानी की व्यवस्था और अर्थव्यवस्था पर गंभीर
असर पड़ सकता है। पाकिस्तान का कहना है कि ये संधि अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और इसे एक तरफा तरीके से निलंबित किया जाना चाहिए। वही भारत का रुख अलग है। भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि सीमा पार आतंकवाद को देखते हुए सिंधु जल संधि फिलहाल स्थगित रहेगी। भारत का कहना है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ विश्वसनीय और ठोस कदम नहीं उठाता है, तब तक इस संधि पर सामान्य स्थिति बहाल नहीं की जाएगी। भारत ने यह भी कहा है कि बदलते हालात, बढ़ती आबादी, जलवायु परिवर्तन और विकास की जरूरतों को देखते हुए इस संधि की समीक्षा आवश्यक है। सिंधु जल संधि वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई थी। इस समझौते के तहत 6 प्रमुख नदियों के जल का बंटवारा तक किया गया था। पूर्वी नदी रावी, ब्यास और सतलुज का मुख्य नियंत्रण भारत के पास है, जबकि पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब का अधिकांश जल पाकिस्तान के हिस्से में जाता है। ये संधि कई युद्धों और तनावपूर्ण दौर के बावजूद लंबे समय तक लागू रही। पाकिस्तान का कहना है कि अगर पानी की उपलब्धता प्रभावित होती है तो इसका सीधा असर खेती, खाद्य सुरक्षा और करोड़ों लोगों के जीवन पर पड़ेगा। इसी वजह से उसने संयुक्त राष्ट्र में अपनी चिंता दर्ज कराई है। लखनऊ क्राइम ब्रांच ने गुरुवार 1 बजे से शुक्रवार तड़के 5 बजे के बीच सुशांत गोप सिटी के ओमैक्स अपार्टमेंट में इंटरनेशनल कॉल सेंटर पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कई इलेक्ट्रॉनिक मशीन बरामद की है, 8 लोगों को हिरासत में भी लिया है। वह एडीसीपी करण यादव ने बताया है, क्राइम ब्रांच को सूचना मिली है कि ओमैक्स अपार्टमेंट में कई कॉल सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। मामला अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर से जुड़ा होने के कारण देर रात दबिश देकर कार्रवाई की गई। पुलिस के मुताबिक मौके से बड़ी संख्या में कंप्यूटर, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक मशीन बरामद हुई है। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ जारी है। इन लोगों ने पुनीत वर्मा और देवेंद्र पटेल मुख्य है। इन लोगों ने कबूला है कि ये ठगी किया करते थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शामली दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश के हर जिले तक विकास की गति पहुंचाना है। उन्होंने कहा है कि सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। आवागमन के मार्ग पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो चुके थे। बिजली नहीं आती थी। आज जब मैं किराना को देखता हूं, शामली को देखता हूं, अंतःकरण से खुशी होती है कि जैसे प्रयागराज की धरती मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी के लिए जाना जाता है, ऐसे ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारा शामली जनपद अब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, शामली अंबाला एक्सप्रेसवे और गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे का संगम, त्रिवेणी का संगम बन चुका है एक्सप्रेसवे का।